नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। जितने भी अमेंडमेंट हुआ है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट या फिर संशोधन हुआ है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी और अच्छा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके साथ साथ आप ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन में जाने से पहले आपको कुछ यहाँ पर फैक्ट बताना चाहते हैं ताकि आप क्वेश्चन में जो भी हम बताएं वो अच्छा से समझ पाएं। सबसे पहले यहाँ पर की फैक्ट है, ये सारे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्टेड किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, कब लाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था या फिर अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब फोर्स में आया था या फिर कब लागू किया गया था। सही जो है वो है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था या फिर लागू किया गया था। सबसे पहले लाया गया था, यह आप याद रखिएगा, 26 नवंबर को और 1949 को, और इसके एक साल बाद 1950 को 26 जनवरी, जो कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है प्रेम्बल पास्ड ऑन, यानी कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद है नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था और सेम 2 दिन बाद इसी महीने का, यानी कि जनवरी महीने का 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल एंथम जन गण मन, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। सो ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को लाया गया था जन गण मन, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ रिसेंट अमेंडमेंट यानी कि रिसेंट संशोधन ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला यहाँ पर आपके सामने कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुआ है, जिस अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्त, यहाँ पर मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप हमें कमेंट में बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ और बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। और यह जीएसटी को 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में किया गया है, और ये रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 103rd, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, यानी कि ये जो एक्ट लाया गया है इसके द्वारा 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए लाया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का जितने भी सीटें हैं उससे 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए लाया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कुछ अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में किया गया है। इसके द्वारा एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 10 years टिल 25 जनवरी 2030। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखिएगा कि हर 10 साल बाद एक्सटेंशन किया जाता है रिजर्वेशन फॉर एसटी और एससी के लिए लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पर, ठीक है। 10 साल बाद
जो कि इस बार 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा एक्सटेंशन किया गया है रिजर्वेशन किसके लिए, एसटी एंड एससी के लिए लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पर, यह आपको याद रखना है। और 2030 का 25 जनवरी तक ये रहेगा और इसके बाद फिर जरूरत पड़े तो फिर ये जो एक्ट है ये फिर एक्सटेंशन करेगा या फिर अमेंडमेंट करेगा। और यहाँ पर और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अबॉलिश द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा पर 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन से जाते हैं, सो ये अबॉलिश द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा आर्टिकल 334A, यानी कि आर्टिकल 334A को संशोधन करके 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आर्टिकल 334A को अमेंडमेंट करके एबोलिश किया गया है रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए अभी सीटें नहीं रिजर्व किया गया है। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि हर 10 साल बाद जो मैं आपको बताया वो यहाँ पर बताया है कि 8th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो कि 1959 में किया गया था, रिजर्व किया गया था एसटी एंड एससी के लिए। इसके बाद 23rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1969 में, इसके बाद 45th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1979 में, इसके बाद 62nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में, इसके बाद 79 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1999 में, और इसके बाद 95th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2009 में अमेंडमेंट करके एक्सटेंशन किया गया है रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड एससी से। नेक्स्ट यहाँ पर है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में किया गया है जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 330B। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है 2018 पर, जिसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि नेशनल कमीशन बनाया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, इसके बाद 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2021 में किया गया और इसके द्वारा अमेंड्स प्रोविजन एडेड बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि पहले यहां पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लास कौन है, इसको पहले सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता था गवर्नर के साथ डिस्कस करके, और ये जो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा अभी स्टेट्स कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्टेट लिस्ट है ये अभी स्टेट मेंटेन करेगा, ना कि पहले जो हुआ था प्रेसिडेंट कर सकता था गवर्नर के साथ डिस्कस करके, ये अभी नहीं है। किसके द्वारा, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जितने भी अभी मैं आपको बताया इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर, यानी कि संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान में कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है या फिर उसके प्रक्रिया से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 20, 20वां पार्ट या फिर पार्ट 20 संबंधित है किसके साथ, संविधान में संशोधन और उसके प्रक्रिया के साथ, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि कंटेन्स ओनली वन आर्टिकल, आर्टिकल 368, यहाँ पर पार्ट 20 संबंधित है संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया के साथ, और उस पर सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि है 368, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणी की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापना किया गया था या फिर संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया था, 42nd संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो 42nd संविधान संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे संविधान को अमेंडमेंट किया गया था या फिर संशोधन किया गया था। ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी से यह भी पहले हमारा संविधान में नहीं था, यह 42nd अमेंडमेंट में आया था या फिर लाया गया था। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच अमेंडमेंट एक्ट,
यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म मैं आपको बताने के लिए बोल दिया ऑलरेडी। जीएसटी को किस संशोधन के जरिए शामिल किया गया है? जीएसटी को किस संशोधन के जरिए शामिल किया गया है? पहले जो मैं आपको डिटेल दिया था उस पर मैं बताया था, बट यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 101 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया है। और ये यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था इंडिया में, ये आपको याद रखना है। और जीएसटी का फुल फॉर्म जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके सामने, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? यहां पर आपको पता लग गया होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऑलरेडी मैं आपको जस्ट अभी बताया कि भारत में जीएसटी का कब लागू किया गया था, जस्ट अभी बताया 1 जुलाई 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपके सामने, द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि 52nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, इस संशोधन का सबसे निकट किसकी संबंध है? ठीक है, इस संशोधन का सबसे निकट किसकी संबंध है? और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपैलिटीज बाय एडिंग व्हिच पार्ट, यानी कि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था? ठीक है, यहां पर नगर पालिकाओं के बारे में पूछा, म्युनिसिपैलिटीज को किस संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। और यहां पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस भाग को जोड़कर, किस भाग को जोड़कर। और यहां पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संवैधानिक जो मान्यता है वो दिया गया था म्युनिसिपैलिटीज को, और किस पार्ट को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्ट 9A को जोड़कर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, यानी कि अभी शायद आप 18 ईयर्स है तो आपका वोट का अधिकार है, आप वोटिंग करते हैं। और ये जो एज है आपका 18 ईयर्स, ये पहले 21 ईयर्स था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिड्यूस करके, कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61st अमेंडमेंट द्वारा रिड्यूस किया गया है 21 ईयर से 18 ईयर्स तक। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष तक का वोट का जो एज है वो कम कर दिया गया है 61st अमेंडमेंट के द्वारा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए कि द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड इन 1989। ठीक है, 1989 में 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और इसके द्वारा कम किया गया था, ये आपको याद रखना है, 1989। इसके बाद है कि इट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि ये 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाय दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 326 वाज अमेंडेड, यानी कि ये जो 61st अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, और किस आर्टिकल को संशोधन करके? आर्टिकल नंबर 326 को संशोधन करके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपके सामने, Which of the following constitutional amendments provided for the right to education, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? शिक्षा को अधिकार के प्रदान करता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86th अमेंडमेंट द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा शिक्षा को अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। संवैधानिक संशोधन 86 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रदान किया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 2002, यानी कि 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 पर, और ये राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 पर
राइट टू एजुकेशन ये एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पर 2002 में 86th अमेंडमेंट द्वारा ये लागू किया गया है, फिर लाया गया है। ठीक है, इसके बाद है कि द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A, यानी कि 21A पर ये लाया गया है। ठीक है, 21A पर ये हमारा जो फंडामेंटल राइट एजुकेशन है, एजुकेशनल राइट, राइट टू एजुकेशन, ये लाया गया है 21A पर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर आपके सामने है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Which was the lengthiest amendment to the Constitution of India, यानी कि भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट। ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा संशोधन था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता के आया था। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि इट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय द इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी जो नेशनल कांग्रेस का हेड था, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उस टाइम ये किया गया था। ठीक है, इसके बाद यहां पर है नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट दिस एक्ट हैज ब्रॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बहुत लंबा, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? Question number 10 is here and the question is also very important. In which year was the 44th amendment passed? यानी कि 44वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था या फिर पास हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में। 1977 में 44वां संशोधन पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि 24th अमेंडमेंट डील्स विथ, यानी कि 24वां जो संशोधन है ये किससे संबंधित थे? 24वां संशोधन किससे संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट से 24वां संशोधन जो है वो संबंधित। याद रखिएगा आप ये। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत के बारे में बात करता है या फिर पंचायत के बारे में कौन सा भाग पर लिखा गया है, कौन सा पार्ट पर लिखा गया है? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्ट 9 में। पार्ट 9 में संविधान का पार्ट 9 में, भारतीय संविधान का पार्ट 9 में पंचायत या फिर पंचायत के बारे में, पंचायत राज के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर आपके सामने, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था कब? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर है 1951। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? ठीक है, पहले जो संपत्ति का अधिकार था यह मौलिक अधिकार में था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस संविधान का संशोधन के द्वारा यह जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द राइट टू प्रॉपर्टी वाज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 31 बिफोर इट्स डिलीशन, यानी कि ये डिलीट करने से पहले, ये हटाने से पहले ये 31st आर्टिकल में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ये। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 300A, यानी कि अभी 300A पर है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का राइट अभी अंडर 300A पर है एज ए लीगल राइट। ये अभी लीगल राइट के अंडर है, जो कि 300A में लिस्टेड है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी का राइट। यहाँ पर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, जो कि
नाइन्थ शेड्यूल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, ये पूछते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जो कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स यानी कि भाषाई आधार पर यह हुआ था अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट हुआ था। 24th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसीलिए यहां पर इंक्लूड किया हूं मैंने, ठीक है। यहां पर 71 में हुआ था, 1971 में 24th अमेंडमेंट, जो कि एक्सटेंड्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया था, ठीक है। ये अमेंडमेंट किया गया था 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर है कि 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं। यहां पर है नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था, टू चेंज सम प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में जो हुआ था उसका कुछ चेंज करने के लिए 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। 42nd अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिगेस्ट अमेंडमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ और अमेंडमेंट है। 52 अमेंडमेंट, जो कि 1985 में हुआ था, और इसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10th शेड्यूल के लिए लाया गया था, ठीक है। 10th शेड्यूल में लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 61st अमेंडमेंट, जो कि 1989 में किया गया था, इसके द्वारा एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया वोटिंग का एज, 61st अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। इसके बाद 65th अमेंडमेंट, जो कि 1990 में किया था, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, नेशनल कमीशन के गठन किया गया था SC एंड ST के लिए, जो कि 1990 में हुआ था अमेंडमेंट, 65th अमेंडमेंट था। इसके बाद 89th अमेंडमेंट, जो कि 2003 में सेपरेट कमीशन ऑफ फॉर ST अंडर आर्टिकल 338A, यानी कि जो ST से इनके लिए सेपरेट कमीशन तैयार किया गया था, जो कि 89th अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ था। इसके बाद देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कि 1992 एंड 1993 में हुआ था, और इसके द्वारा पंचायत से एंड म्युनिसिपैलिटी को लाया गया था, ठीक है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी को। इसके बाद देखिए 86th अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, यानी कि आर्टिकल 21A के अंडर एजुकेशनल राइट को लाया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो पर मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, वो सारे आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। आप ये हर एक क्वेश्चन को अच्छा से देखें, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, नोट कीजिए। अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको ये सारे PDF मिल जाएगा, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच अगेन। आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।